ये आरोप कम्युनिस्ट पार्टी का कभी नहीं जा सकता कि जहाँ जहाँ वो सत्ता में आई बहुत हिंसक वहाँ उसके बाद में घटनाएं हुई। और अगर हम सिर्फ इन इन जगहों को छोड़कर भारत की भी बात करें तो चाहे बंगाल में 34 साल का शासन रहा हो, केरल में लंबे समय रहे हों, त्रिपुरा में लंबे समय रहे हों, वहाँ की स्थितियाँ बाकी राज्यों की तुलना में कोई ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं थी कि उनको ये कहा जाए कि कम्युनिस्ट शासन में इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है इसलिए बाकी राज्य भी उसको अपनाएं। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म फिर कम्युनिज्म का यही होता है कि वो तब तक के लिए तो अच्छा है जब तक आप सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जब कम्युनिस्ट खुद सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद कोई मेजर ऐसा डिफरेंट समाज हमारे को उसका कोई बेहतर उदाहरण नहीं मिलता। तो आज़ादी की लड़ाई के तमाम मोर्चों पर कम्युनिस्ट लोग सक्रिय थे, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी, कांग्रेस से बाहर भी, और कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर भी। तो वो जेल जा रहे थे, वो शहीद हो रहे थे, वो गोली खा रहे थे। 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया गांधी जी के आंदोलनों का। अब इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि जहां माओ ने खुद अपने देश के प्रति मतलब काफ़ी मामलों में उन्हें राष्ट्रवाद वहाँ देखा जा सकता था या रूस में देखा जा सकता था, भारत में नहीं देखा गया यहाँ की लेफ्ट पार्टीज़ में। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ तब पार्टी का एक धड़ा अलग हुआ कि चाइना के साथ में उसका भारत पर यह आरोप लगाया कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने कि ये वॉर का रीज़न ही इसलिए है कि भारत विस्तारवादी होना चाह रहा है। तो यहाँ इसी वजह से वो जो एंटी नेशनल का टैग लगता है, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि इन समय पर कम्युनिस्ट जो भारत के रहे वो अपने राष्ट्र के प्रति उनका डेडिकेशन वैसा नहीं रहा, उनका एक इंटरनेशनल विचारधारा के प्रति रहा। और दूसरा क्रिटिसिज्म ये आता है कि एक लॉयल्टी हमेशा से भारत के कम्युनिस्ट की या तो बीजिंग से बनी रही या फिर मॉस्को से बनी रही। वाई डू कम्युनिस्ट कंट्रीज बिकम डिक्टेटरशिप्स? दूसरा आता है वाई डू कम्युनिस्ट नॉट बिलीव इन गॉड? वाई डू कम्युनिस्ट स्टेट्स फेल? वाई डू कम्युनिस्ट कंट्रीज कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेटिक? वाई डू communist countries use authoritarian methods? Why do communist countries have dictators? Why do communists hate capitalism? Why do communist countries have currency? क्योंकि वो विदाउट उसकी बात है, स्टेटलेस उसकी। Why do communist countries ban religion? ये आरोप आप लोगों की पार्टी पे लगाते हैं कि जब भी अपीजमेंट के चलते आप लोग मुस्लिम धर्म की कुप्रथाओं को या किसी वजह से यदि उन महिलाओं के राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं उस पर आप लोग मुखरता से नहीं बोलते हैं। और जैसे कि चाहे वो बुरखा की प्रथा हो, अब वो घूंघट की प्रथा पे आप लोग बात कर लेंगे लेकिन बुरखे पे आप लोग बात नहीं करेंगे। आपने कमेटी बनाई जी, आपने एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखा, वहाँ की कुरीतियों को हम और आप, है ना, वो सिर्फ सुन करके जानते हैं, जो अंदर से जानता है वो वहाँ का आदमी। आपने एक आदमी उनका नहीं रखा कमेटी में। इस देश में लंबे समय तक वो सरकारें रही जिन सरकारों पर तो कम्युनलिज्म का आरोप नहीं लगता था, सांप्रदायिक होने का आरोप नहीं लगता था। यदि वही सरकारें अपने समय पर रहते हुए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ते हुए सब लोगों को शामिल करते हुए ठोस स्टेप ले लेती तो फिर ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, इस पोलराइजेशन का लाभ उठाने का मौका ही भाजपा को नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल कोटियाल। बारामासा पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज बारामासा पॉडकास्ट पर एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए हम एक गेस्ट को आपके साथ में लेके आए हैं, जो विषय संभवतः मौजूदा दौर के सबसे विवादित विषयों में भी एक विषय बन चुका है। हमारे साथ हैं कॉमरेड इंद्रेश मैखुरी। इंद्रेश भाई, बहुत बहुत स्वागत बारामासा में आपका। धन्यवाद। इंद्रेश भाई राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, वामपंथ का उत्तराखंड में एक जाना पहचाना चेहरा हैं और सीपीआई एमएल के राज्य सचिव हैं। इंद्रेश भाई, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि कम्युनिज्म, वामपंथ अपने आप में एक इतना कंट्रोवर्शियल शब्द आज के दौर में बन चुका है, विशेष तौर से सोशल मीडिया पर कोई भी कैंपेन हो रहा और उसका एक रिसेंट उदाहरण हमारे सामने है कि श्रीनगर में अभी एक किताब कौतिक करके एक बुक फेयर अरेंज हो रहा था। उसका इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ और उस विरोध में जो लोग विरोध कर रहे थे उनका एक तर्क ये था कि ये वामपंथियों का कार्यक्रम है इसलिए इसे नहीं होने दिया जाएगा। और इस तरह के जितने भी आयोजन हम देखते हैं, यदि उन पर ये टैग लग जाता है कि ये वामपंथ का कार्यक्रम है तो एक नैरेटिव, कई सारे लोग तो उसे उसकी स्वीकार्यता ऐसे ही मान लेते हैं कि वामपंथ का कार्यक्रम है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा,
देशद्रोह से उसको जोड़ते हैं, एंटी नेशनलिज्म से उसको जोड़ते हैं, इन तमाम चीज़ों से उसको जोड़ा जाता है। तो ऐसे समय में जब वामपंथ का परसेप्शन ऐसा बन गया है, उस दौर में एक वामपंथी आइडेंटिटी के साथ लोगों के बीच होना, वो कैसा होता है? सबसे पहले तो ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए, एक हिस्सा है जिसको हमेशा से वामपंथ से परेशानी रही, उसको होनी भी चाहिए। निश्चित ही हम ये मानते हैं कि भाई एक हिस्से को तो वामपंथ से घबराना चाहिए, डरना चाहिए, जो समाज को पीछे की तरफ धकेलना चाहते हैं, जो समाज को लूटना चाहते हैं, जो जनता को उसके हक अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। यदि ऐसे लोगों को वामपंथ से परेशानी है तो वो परेशानी स्वागत योग्य है। उनको परेशानी अगर नहीं है तो तब इसका मतलब है कि हम कहीं गलत जगह पर खड़े हैं। और इस सिलसिले में मुझको याद आता है कि बाबा नागार्जुन की पंक्तियां हैं। वो कहते हैं कि रोज़ी रोटी हक की बात जो भी मुंह पर लाएगा, वो जो कोई भी हो निश्चय ही कम्युनिस्ट ही कहलाएगा। तो जैसे ही आप रोज़ी रोटी की बात करेंगे, हक की बात करेंगे, वैसे ही आप पर ये लेबल चस्पा हो जाएगा कि साहब ये तो कम्युनिस्ट वामपंथी है। वो है कि नहीं है, जिनको कहा गया, जिनका आपने उल्लेख किया, वो हैं कि नहीं है, वो एक अलग मसला है, लेकिन उन पर ये टैग हो जाएगा। या मैं याद करता हूँ कि एक ब्राज़ीलियन आर्क बिशप हैं, उनका एक कोट है कि व्हेन आई गिव फूड टू द पुअर दे कॉल मी सेंट, व्हेन आई आस्क द व्हाई द पुअर डोंट हैव फूड देन दे कॉल मी कम्युनिस्ट। यानी जब मैं ये गरीबों को खाना दूंगा तो तब वो कहेंगे कि आप संत हैं, लेकिन जैसे ही मैं ये सवाल करूंगा कि गरीबों के पास खाना क्यों नहीं है, तो वो कहेंगे कि आप कम्युनिस्ट हैं। तो ये सवाल करना कि गरीबों के पास खाना क्यों नहीं है, लोगों की ज़िंदगी में उनके डिग्निटी क्यों नहीं है, उनके जायज़ हक अधिकार उनको क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये सवाल जैसे ही आप करते हैं वैसे ही आप पर ये लेबल चस्पा होने लगता है। और ये तब भी होने लगता है जब आप किसी कम्युनिस्ट पार्टी में हैं और या नहीं है। फॉर्मली आप किसी कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा हैं कि नहीं हैं, उसमें से बहुत सारे लोग जिनको खुद भी कम्युनिस्ट होने से दिक्कत होती हो, तो तब भी लोग उन पर ये लेबल चस्पा करते रहते हैं। तो उसके बीच में हम ये समझते हैं कि जो विचार है, जो विचार दुनिया को बदलने का विचार, दुनिया को बेहतर बनाने का विचार, एक नई दुनिया गढ़ने का विचार, एक ऐसा विचार जो आपके सामने ये रास्ता रखता है कि भाई ऐसी दुनिया जिसमें किसी तरह के भेदभाव के लिए, किसी तरह की गैर बराबरी के लिए, किसी तरह की असमानता के लिए कोई जगह नहीं होगी, वो रास्ता, वो विचार दिखाता है। तो उस रास्ते में निश्चित ही जब बहुत तरह के सवाल, बहुत तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, तो वो विचार ही ये रास्ता दिखाता है कि इन सब हालातों का मुकाबला कैसे करना है, कठिन से कठिन स्थिति में कैसे टिके रहना है। ये ताकत भी उसी विचार से आती है। इसलिए इससे बहुत समस्या नहीं होती कि कौन लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम भी उनके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं और हम भी जानते हैं कि उनका दर्शन क्या है, वो कहाँ से ऊर्जा पाते हैं, उनकी ताकत का स्रोत कहाँ है। तो इसलिए इसमें कोई बहुत परेशानी नहीं है कि वो सवाल पूछेंगे, सवाल करेंगे। मैं उस पर भी एक एक करके पॉइंट वाइज आपसे समझना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट सरकारें रही, चाहे वो विदेशों में, जिन देशों में कम्युनिस्ट सरकारें रही, वहाँ का इतिहास क्या रहा, और भारत में जिन राज्यों में दशकों तक कम्युनिस्ट शासन रहा, वहाँ पे स्थितियाँ कैसी रही, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि जो मैंने आपसे कहा था, जो पहला ही सवाल था, जब हम ये कहते हैं कि लोगों का परसेप्शन कम्युनिज्म को लेकर के जो है, तो उसमें जो आपने कहा कि वो लोग, जिन लोगों को डरना चाहिए, वो आपकी बात अपनी जगह, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आम लोग, जैसे मैंने आपके पॉडकास्ट से पहले अपने ही स्टूडियो के, हमारी टीम के जो अभी बच्चे हैं, जो प्रोडक्शन टीम में हमारे 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं, मैंने उनसे कहा आप जब ये शब्द सुनते हो कम्युनिस्ट, तो आपके दिमाग में क्या छवि बनती है? तो वो उन सब ने ये बोला कि एक नेगेटिव सी, नकारात्मक सी छवि हमारे दिमाग में एक बनती है कि जैसे कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो, ये वाला परसेप्शन। जबकि वो लोग उस पर्टिकुलरली टारगेट खुद से नहीं करना चाह रहे हैं किसी कम्युनिस्ट को या कम्युनिज्म विचारधारा को, लेकिन एक जनरल परसेप्शन समाज के बीच में चला गया है। इसके मुख्य कारण आपको क्या लगते हैं कि ये डेलिबरेटली किया गया, या इसके कुछ ऐसे कारण आप देखते हैं जिनकी वजह से ये हुआ, और ये पिछले संभवतः 1 दशक में तेजी से हुआ है? देखिए, ये पिछले 1 दशक में चूंकि एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी सरकार है जो कि इस विचार के एकदम धुर विपरीत ध्रुव पर खड़ी है, और जिसका पूरा दर्शन, जिसका पूरा तौर तरीका, काम करने का तौर तरीका, वो सब बिल्कुल इस विचार के विपरीत है। इसलिए, और इसके बावजूद भी
ये मानते हुए भी कि ये आज के दिन पर वामपंथ की वैसी ताकत नहीं है, वामपंथ कमज़ोर है, लेकिन वो जानते हैं कि वैचारिक रूप से लोगों को खड़ा करने की ताकत अंततः वामपंथ पर ही है। और इसलिए कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जी का भी एक वीडियो हमने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, कम्युनिस्ट रह तो कहीं नहीं गए, केरला में ही बचे हैं, लेकिन फिर भी उनसे डरना चाहिए, वो बहुत खतरनाक विचार है, वो लोगों को दूसरी दिशा में ले जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो ये जो धर्म की राजनीति है, जाति की राजनीति है, लोगों को बांटने की राजनीति है, उसके खिलाफ लोगों को ले जाता है। अब जो आपका सवाल है, दरअसल इस पूरे दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, चूंकि हमारे पास जो ताकत थी, कम्युनिस्टों के पास या लड़ने वाले लोगों के पास, सड़क पर खड़े लोगों के पास क्या ताकत थी? उनके पास ताकत थी कि उधर से जो भी झूठ है उसका मुकाबला वो फैक्ट से करते, तथ्य से। पिछले 10-1 बरस में उन्होंने फैक्ट की फैक्ट्री लगा दी है। तो वहाँ वो फैक्ट गढ़ते रहते हैं। तो उसमें कम्युनिस्ट क्या, उसमें तो नेहरू रोज गाली खाते हैं। तो नेहरू बेचारे इतने सालों से गाली खा रहे हैं, उनके बाप दादा तक गाली खा रहे हैं, तो कम्युनिस्ट तो उसमें बहुत नीचे की चीज़ हुई। तो चारों तरफ जब ऐसा माहौल बनता है तो उस माहौल में जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को उसका असर पड़ता है, प्रचार का, प्रोपेगेंडा का असर होता है। और जो भी लोग सत्ता में होते हैं, शासन करते हैं, वो सिर्फ राजनीतिक सत्ता से शासन नहीं करते, वो पॉलिटिकल हेजिमनी से पहले आइडियोलॉजिकल हेजिमनी, वैचारिक प्रभुत्व से शासन करते हैं। तो उस विचार का चूंकि प्रभुत्व इस समय है, इसलिए वो लोगों को प्रभावित करता है। लोग जाने अनजाने, चाहे अनचाहे भी उस विचार की चपेट में आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उनके समर्थक हों, लेकिन उस विचार की चपेट में लोग आते हैं। जैसे क्या हुआ कि जिस समय 2016 में जेएनयू वाली घटना हुई, मैं उस पर आने ही वाला था, हाँ, है ना, और जेएनयू को जैसे करके डेमोनाइज किया गया एकदम कि जेएनयू तो पता नहीं क्या है। तो मैंने एक लेख लिखा कि भाई जेएनयू जिनके लिए अंधों का हाथी है, तो वो जानते नहीं जेएनयू क्या चीज़ है। हमारा जेएनयू से रिश्ता रहा छात्र राजनीति के दौरान, वहाँ आना जाना रहा, तो हमने देखा कि जेएनयू कैसा है। जैसा छात्र संघ का चुनाव लोग जेएनयू में कराते रहे हैं, इस देश के चुनाव आयोग के बूते का नहीं है कि उतना साफ सुथरा चुनाव करा दे। जहाँ छात्र चुनाव कराते हैं और उसके बावजूद बिना एक पैसा खर्च किए हुए चुनाव होता है, बहुत ही साफ सुथरे किस्म का चुनाव होता है। और भी बहुत सारे मामलों में आंदोलन जितने आइडियल तरीके से होता है वहाँ होता रहा है। तो मैंने एक लंबा चौड़ा लेख वो कैच न्यूज़ में उस ज़माने में छपा। तो बहुत सारे लोगों ने, जो कि उस समय जेएनयू को गाली देने की स्थिति में थे, तमाम चीज़ें कर रहे थे, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर वाकई ऐसा जेएनयू है तो तब तो सारे देश में जेएनयू होना चाहिए, जो गाली दे रहे थे एकदम। तो जो इस तरह के विचार से प्रभावित हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, हम उन तक नहीं पहुँचे। हम उन तक पहुँचेंगे तो जो हमारे साथ भी आ रहा है, या हमारे साथ जो आ रहा है का मतलब है कि मैं खुद भी, तो मैं भी तो अंततः इसी समाज से आया हूँ। जो कम्युनिस्ट पार्टीज में आ रहे हैं वो भी इसी समाज से आ रहे हैं, इसी दुनिया से आ रहे हैं, इसी राज्य के भीतर भी आ रहे हैं, और ये जानते बूझते भी आ रहे हैं कि भाई इस राजनीतिक ताकत कम है, राजनीतिक ताकत बहुत ही कम है। उसके बावजूद लोग अपना पूरा जीवन उस राजनीति के पक्ष में खड़े होकर के लगाते हैं, पूरे जीवन खड़े रहते हैं। ये समर्पण कहाँ से, ये समर्पण कहाँ से आता है, उसका मोटिवेशन कहाँ से आता है, इसको आप बहुत संक्षेप में उन दर्शकों के लिए ज़रूर बताइएगा जिसका मैंने जैसे उदाहरण दिया कि बहुत सारे लोग, उन्होंने कभी वामपंथ पढ़ा नहीं, और अब तो ये जो नई पीढ़ी है उसके सामने बहुत ज़्यादा उदाहरण भी नहीं है, विशेष तौर से इधर जो उत्तर भारत के लोग हैं, कि वो कम्युनिस्ट लीडरशिप को कहीं पोजीशन, मतलब सत्ताधारी दलों में देखें। तो इसलिए वो उनका कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, उनके सामने कोई डायरेक्ट आइडल नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो यदि बहुत संक्षेप में आप उन बच्चों को, जो 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं, उनको अगर आप समझाना चाहें कि वामपंथ क्या है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? वामपंथ तो मैंने बहुत शुरू में कहा कि भाई कमज़ोर के साथ खड़े होना, जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है उसके साथ खड़े होना, और ये वामपंथ है। और हम ये मानते हैं कि इस दुनिया में मोटे तौर पर समाज वर्गों में बटा हुआ है, तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, वो किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती, और हम ये समझते हैं कि वो राजनीतिक पार्टियां अपने वर्गों के हित के लिए ही काम करती हैं। अंततः उनको लिप सर्विस कुछ भी करना पड़ता हो, और मोटे तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूंजीपति वर्ग की पार्टियां हैं, पूंजीपति वर्ग की पसंद की पार्टियां हैं। इसलिए सारी नीतियों में, इस देश में आज के दिन पर आप देखिए तो नीतियों में उसका अक्स देखा जा सकता है कि वो
पूंजीपतियों के हक में नीतियां बनती। तो पूंजीपतियों के हक में खड़ी पार्टियों के बरक्स कम्युनिस्ट पार्टी है, जो गरीबों की, मेहनत कशों की, मजदूरों की, सबसे हाशिए के तबके की पार्टी है, उनके साथ खड़ी है। उसकी ताकत भी वही है, उसी ताकत पर वो खड़े हैं और अंततः उन्हीं गरीबों की, उन्हीं मेहनत कशों की, उन्हीं मजदूरों, किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों, उन्हीं की सत्ता कायम करना चाहते हैं। और ये भी एक बात है कि बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज में जिस तरह का व्यक्तिवाद है, जिस तरह का इंडिविजुअल हीरोइज्म है, तो वो इंडिविजुअल हीरोइज्म के लिए कम्युनिस्ट पार्टीज में कोई जगह नहीं। लेकिन ग्लोबली तो हम देखते हैं कि वो खूब रहा है। वो चाहे स्टेलिन का दौर रहा हो, चाहे माओ का दौर रहा हो, चाहे लेनिन का दौर रहा हो, वो इंडिविजुअलिज्म, उनके पीछे ये चेहरे अपने आप इतने बड़े हुए। और मैं इस सवाल पे इसलिए भी आ रहा हूँ कि वही यहीं से वो शुरुआत हुई कि सबसे पहले लेनिन के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, उसके बाद स्टेलिन जब आए तो भयंकर मैसेकेयर्स हुए। ये आरोप कम्युनिस्ट पार्टी का कभी नहीं जा सकता कि जहाँ जहाँ वो सत्ता में आई बहुत हिंसक वहाँ उसके बाद में घटनाएं हुई। और अगर हम सिर्फ इन जगहों को छोड़कर भारत की भी बात करें तो चाहे बंगाल में 34 साल का शासन रहा हो, केरल में लंबे समय रहे हों, त्रिपुरा में लंबे समय रहे हों, वहाँ की स्थितियाँ बाकी राज्यों की तुलना में कोई ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं थी कि उनको ये कहा जाए कि कम्युनिस्ट शासन में इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है इसलिए बाकी राज्य भी उसको अपनाएं। तो जो बात आपने कही कि मतलब जब आप परिभाषित कर रहे थे, आपने कहा कि गरीबों के साथ, मेहनत कशों के साथ, पिछले तबकों के साथ, जो हैव नॉट्स जिसको डिफाइन करता है कि हैव नॉट्स के साथ जो लोग खड़े हैं, तो वो अब सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म फिर कम्युनिज्म का यही होता है कि वो तब तक के लिए तो अच्छा है जब तक आप सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जब कम्युनिस्ट खुद सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद कोई मेजर ऐसा डिफरेंट समाज हमारे को उसका कोई बेहतर उदाहरण नहीं मिलता। नहीं, ऐसा इसमें दो तरह के उदाहरण आपने रखे। एक तो रशिया चाइना है, जहाँ की एक बदलाव भी हुआ, आमूलचूल बदलाव भी हुआ, और उसने उन सारे देशों उस देश के भीतर लोगों की तकदीर को बदला भी। उसमें आलोचना के जो बिंदु हैं वो एक लेवल तक उस आलोचना को कम्युनिस्ट पार्टियां अपने अपने स्तर पर स्वीकार भी करती हैं कि वो क्या खामी, क्या कमजोरी रही है ना। और दूसरी बात यह कि कम्युनिस्ट पार्टी जो चलती है उसमें जो आलोचना की बात मैं कह रहा हूँ, तो कम्युनिस्ट पार्टी का बेसिक सिद्धांत है कि वह आलोचना और आत्मालोचना, वो आलोचना का सिद्धांत है, आत्मालोचना व्यक्ति की भी, नेता की भी, और पार्टी के भीतर भी पार्टी स्वयं की भी आत्मालोचना करती है कि कहाँ उससे गलती हुई, कहाँ उसको क्या करना चाहिए था। तो एक पूरा दौर है जिस दौर ने पूरी दुनिया में एक तरह से कम्युनिज्म ने प्रभाव डाला। कम्युनिज्म ने न केवल प्रभाव डाला बल्कि दुनिया के नक्शे को बदला, और उन देशों के भीतर लोगों की जीवन स्थितियां बदली, और वहाँ जो जीवन स्थितियां बदली उसी का दबाव था, खास तौर पर रूस में जिस तरह से लोगों की जीवन स्थितियां बदली उस क्रांति के बाद, उसी का दबाव था कि पूंजीवाद को भी अपने लिए डेमोक्रेसी में कुछ वेलफेयर स्टेट जैसा कुछ दिखाना पड़ा। और आप देखिए कि जैसे ही वो सोवियत रूस धराशायी होता है, वैसे ही इधर दुनिया के बाकी मुल्कों में पूंजीवाद अपने नंगे चेहरे के साथ सामने खड़ा होता है। वो कहता है अब कोई वेलफेयर स्टेट जैसी कोई चीज़ नहीं है, स्टेट अब बिल्कुल व्यापारी स्टेट है, स्टेट किसी तरह का कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर नहीं करेगा, सीधे पेंशन से लेकर तमाम सोशल सिक्योरिटीज़ ख़त्म होती हैं उन्हीं कम्युनिस्ट देशों के, वहाँ कम्युनिस्ट सत्ताओं के ख़त्म होने के साथ। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, केरल में तो अभी भी हैं, और इस बार तो पिछले चुनाव में उन्होंने ये रिकॉर्ड भी तोड़ा है कि लगातार वहाँ, वरना एक बार ये होता था, लेकिन दूसरी बार एलडीएफ की गवर्नमेंट वहाँ है। और पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में कम्युनिस्टों की सरकार रही। पश्चिम बंगाल में लंबे अरसे तक 30-35 बरस कम्युनिस्टों की सरकार रही। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो एक दौर में उन्होंने किया वो भूमि सुधार का काम, गरीबों को भूमि बांटने का, उसका पुनर्वितरण का काम। ये ज़रूर बात है कि लंबे अरसे तक सत्ता में रहने के बाद धीरे धीरे लास्ट में वो जहाँ पहुँचे, ख़ास तौर पर सिंगूर और नंदीग्राम वाला जो हुआ, वो निश्चित ही दिक्कत तलब बात थी। उसकी आलोचना भी हुई, और उसकी आलोचना हुई तो वहाँ कम्युनिस्ट चेतना थी, इसीलिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इतनी मजबूत लड़ाई भी थी। भूमि अधिग्रहण देश के तमाम हिस्सों में हो रहा है, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में उतनी आक्रामक लड़ाई नहीं थी जितनी आक्रामक लड़ाई सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण पर थी, क्योंकि एक कम्युनिस्टों की चेतना थी, लड़ने की चेतना, संघर्ष की चेतना। और
लड़ने की, संघर्ष की, इसी चेतना का नाम असल में कम्युनिज्म है। उसमें ठीक है पार्टियां ऊपर नीचे होंगी, पार्टियों की आलोचना भी होगी, और आज के दिन पर हम ये समझते हैं कि एक प्रैक्टिस करते करते कोई विचार इवॉल्व होता है, उस विचार का आगे भी बढ़ता है। तो किसी भी समाजवाद का मतलब डेमोक्रेसी का विस्तार, लोकतंत्र का विस्तार, जनवाद का विस्तार, अगर वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तब कहीं दिक्कत है। सेल्फ क्रिटिसिज्म वाली जो आप बात कहते हैं, तो भारत में अगर हम पॉलिटिकल उस नज़रिए से देखें तो कम्युनिज्म का डिक्लाइन बहुत क्लियरली नज़र आता है। पहले चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो थी वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टीज़ थी, वहाँ से होते होते सत्ता में उनका प्रतिभाग भी रहा। वहाँ से होते होते 2004 वो पॉइंट आया था जब पीक पे पहुँचे थे, सबसे ज़्यादा सीट्स कम्युनिस्ट पार्टी अपने पूरे आज़ाद भारत के इतिहास में लेके आई थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि तमाम कम्युनिस्ट पार्टीज़ मिलके भी सिंगल डिजिट से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं लोकसभा में। तो ये जो सिंगल डिजिट से आगे है, सिंगल डिजिट से आगे है, अच्छा मुझे लगा इस बार संभवतः मुझे लगा कि शायद 8 सीट से चलिए अच्छा ठीक है। तो सीपीआई सीपी, अच्छा मैं जो देख रहा था मुझे सीपीआईएम, हाँ मुझे ये जो मैंने देखा तो हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो, लेकिन सीपीआई-एम की 4, सीपीआई की 2, सीपीआई-एमएल-एल एक अलग से पार्टी है। हम लोग हैं सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एमएल-एल भी एक पार्टी है। वही हम ही लोग हैं, सीपीआई-एमएल लिबरेशन। अच्छा, एमएल और एमएल-एल ये दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है? सीपीआई-एमएल लिबरेशन, अच्छा ये नाम है पार्टी का। अच्छा, 2 सीटें, तो 2 सीटें आपकी पार्टी की हैं, 2 सीपीआई की, 4 सीपीएम की, तो मुझे 4 ही मिले। हो सकता है उस अलायंस में कुछ और भी लोग हों। तो इस डिक्लाइन को जब आप देखते हैं तो तब सेल्फ क्रिटिसिज्म के तौर पर कितनी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये डिक्लाइन का रीजंस क्या हैं, कहाँ चूक रहे हैं आप लोग? नहीं देखिए, कम्युनिस्ट पार्टीज में ये सही बात है कि एक पूरा दौर इस देश में था, और जब कम्युनिस्ट होना आज की तरह जिस तरह से आज लोग देख रहे हैं, तो ये एक पॉलिटिकल फैशन का दौर है। एक दौर में फैशन, कम्युनिस्ट होना भी एक फैशन था, और वो 70-80 के दशक तक फैशन के तौर पर भी लोग कम्युनिस्ट हुए। फैशनेबल कम्युनिस्टों की भी एक बड़ी, मुझे खुद भी याद है कि मेरा तो लेट 80s का मेरा जन्म है, लेकिन 90s में जब मैं छोटा 10-11 साल का बच्चा था तो मुझे याद है कि कॉमरेड बड़ी इज्जत से नाम लिया जाता था कि फलां साहब कॉमरेड साहब हैं, तो ये माना जाता था, उनकी स्वीकार्यता थी कि कर्मठ होंगे, बहुत ईमानदार होंगे। और अब तो कॉमरेड साहब पहाड़ में बचे ही बहुत कम लोग हैं जिनको उस तरह से रेफर किया जाए, लेकिन हाँ मुझे वो दौर याद है हमारे। तो मैं ये कह रहा था कि फैशनेबल भी कम्युनिस्ट लोग हुए, और वो जो सबसे, जैसे ही क्षरण का दौर आया, जैसे ही पतन का दौर आया, या जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टियां कमज़ोर हुई, तो सबसे पहले वो फैशनेबल जो कम्युनिस्ट थे वही गायब हुए, या दूसरी धारा में जा करके खड़े हुए, और सबसे ज़्यादा पानी पी पी करके कोसने वाले लोगों में भी वही शामिल हुए। लेकिन ये ज़रूर बात है कि आज के दिन पर भी राजनीतिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टियों को धक्का लगा, वो पीछे हटी, है ना, उनकी राजनीतिक ताकत कमज़ोर हुई, और उसका कुछ उल्लेख मैंने पहले वाले अंश में किया कि कहाँ क्या दिक्कत हुई, क्या सब हुआ। लेकिन उसके बावजूद खेतों खलिहानों में मजदूरों किसानों के संघर्ष में, उनकी लड़ाइयों में कम्युनिस्टों की हिस्सेदारी आज भी मौजूद है, पूरी ताकत के साथ मौजूद है। और जहाँ जिस राजनीतिक धारा से मैं हूँ, यानी सीपीआई-एमएल लिबरेशन से, तो हमारी पार्टी तो एक तरह से उत्तर भारत में ही लगातार इमर्जिंग कम्युनिस्ट पार्टी है, लगातार बढ़ती हुई कम्युनिस्ट पार्टी है। उत्तर भारत के राज्यों में ही, बिहार झारखंड हम लोगों के कामकाज का इलाका है, और बिहार में आप देखें तो पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो वहाँ हम लोगों को 19 सीटें गठबंधन में लड़ने को मिली, 19 में से 12 सीटें हम लोग जीते। लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 का, और वहाँ फिर उस गठबंधन में हमको 3 सीटें लड़ने को मिली बिहार में, 3 में से 2 सीटें हम लोग जीते। तो ये भी एक स्थिति है लगातार, ठीक है। हालांकि ये भी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टीज की तरफ ध्यान तभी जाता है जब कोई इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस उनका दिखाई दे, जब चुनावी मामले में उनकी जीत दिखाई दे, तो अचानक लोगों ने भाकपा माले जानना शुरू किया कि भाई अच्छा ये भाकपा माले भी कौन पार्टी, अच्छा इसके जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य हैं, उनका भी इंटरव्यू होना शुरू हुआ। उससे पहले उस तरह से लोगों का ध्यान कम जाता था, तो चुनावी जीत हुई तो ये होना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले भी
बिहार में, झारखंड में, देश के तमाम दूसरे हिस्सों में ज़मीन की लड़ाइयों में, ज़मीन के संघर्षों में हमारी पार्टी निरंतर मौजूद रही है। हमारी पार्टी के लोग लगातार लड़ते, संघर्ष करते, जेल जाते, शहादतें देते रहे हैं। अब आंदोलनों का, लड़ाइयों का दौर होता है, उसमें उतार चढ़ाव भी होता है, राजनीति में भी उतार चढ़ाव का दौर होता है। तो लोग ज़मीन पर टिके रहेंगे, विचारधारा के साथ, मजबूती के साथ विचार का दामन थामे रहेंगे, उससे डेविएट नहीं होंगे। जैसा कि एक समय हुआ कि सोवियत रूस का ध्वंस होने के साथ दुनिया में बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टियों को, और हिंदुस्तान में भी बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टियों को लगने लगा कि अब तो हो गया, कम्युनिज्म का दौर चला गया, तो अब ये नाम भी छोड़ देना चाहिए। यहाँ तक लोग पहुँच गए। तो वहाँ आप पहुँच जाएंगे तो तब जाहिर सी बात है कि आपका क्षरण पतन ही होगा, लेकिन विचार का दामन मजबूती से थामे रहेंगे और जनता के संघर्षों, लड़ाइयों में बने रहेंगे, तो राजनीतिक स्थितियां बदलने में कोई बहुत वक्त नहीं लगता है, वो स्थितियां भी बदलती हैं। 1925 के अराउंड सीपीआई का गठन हुआ भारत में। यही वो साल भी था जब आरएसएस का भी शुरुआत हुई भारत में। और आपको राजनीतिक रूप से सफलता जो है वो आरएसएस से बहुत पहले से मिलना शुरू हुई, और कैडर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक समय पे लेफ्ट पार्टीज़ का तमाम, और ट्रेड यूनियंस में और वर्कर्स यूनियंस में तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमेशा से रहा। लेकिन आज हालांकि आरएसएस से डायरेक्ट कंपैरिजन थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि खुद तो आरएसएस चुनाव लड़ती नहीं है, लेकिन जिस पार्टी को आरएसएस बैक करती है वो आज फ्लरिश कर रही है। और कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो हैं, जिनको कंपैरेटिवली जल्दी सक्सेस मिली भारत में, एक ही साल दोनों शुरुआत हुई, हालांकि ट्रेड यूनियन संगठन पहले से रहे होंगे, लेकिन सीपीआई का फॉर्मेशन 1925 में हुआ, उसी साल में जिस साल आरएसएस का हुआ। तो इस कंपैरिजन को भी आप लोग कभी ऐसे इक्वेट करने की कोशिश करते हैं जब आप लोग अपनी पार्टी में बैठते हैं, जब सेशंस में जाते हैं, कि जिस तरह से उनका संगठन आज फ्लरिश कर रहा है और आप लोगों का संगठन इस ओर है कि बहुत कम संगठन के लेवल पे भी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी बहुत कम है, तो इस कंपैरिजन को कैसे देखते हैं? तो ये सही बात है कि ये माना जाता है मोटे तौर पर कि 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। हालांकि एक दूसरी धारा है जो 1920 को स्थापना वर्ष मानती है। हम सीपीआई और सीपीआईएमएल हम लोग मानते हैं कि 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो उस हिसाब से ये 100वें साल में हम लोग हैं। 100 साल कम्युनिस्ट पार्टी को भी हो रहे हैं, 100 साल उनके भी हो रहे हैं। और एक पूरा दौर, मैंने उसमें असल में सफलता मिलने का मसला नहीं था। असल में मसला था कि इस देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। आज़ादी की लड़ाई में कौन क्या भूमिका निभाएगा। तो आज़ादी की लड़ाई के तमाम मोर्चों पर कम्युनिस्ट लोग सक्रिय थे, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी, कांग्रेस से बाहर भी, और कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर भी। तो वो जेल जा रहे थे, वो शहीद हो रहे थे, वो गोली खा रहे थे। और उस आज़ादी की लड़ाई के बाद के दौर को भी आप देखें, इवन भगत सिंह और उनके साथियों को आप देखें, तो भगत सिंह और उनके साथी एकदम कम्युनिस्टों के साथ, वो लेनिन की जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो तमाम और चीज़ें करते हैं, लेनिन की मृत्यु पर तार भेजते हैं वहाँ। और आखिरी में तो भगत सिंह का वो बड़ा लोकप्रिय है कि भाई जिस समय फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और फिर वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, तो उसमें पंजाब के कवि हैं पाश, उनकी कविता है कि जिस दिन फांसी हुई उसे, उसकी कोठरी में लेनिन की जीवनी का पन्ना मुड़ा हुआ पाया गया। पंजाब की जवानी को उस मुड़े हुए पन्ने से बढ़ना है आगे, चलना है आगे। तो पंजाब की जवानी को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जवानी को उस मुड़े हुए पन्ने से आगे बढ़ना है, आगे चलना है। तो वो पूरी एक धारा थी। और इसमें एक और नोटेबल बात है कि तमाम आज़ादी के बाद सारे लोग जो भगत सिंह के साथ थे, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कम्युनिस्टों ने बहुत कटु आलोचना की, बहुत तीव्र आलोचना एक समय में उनकी की, और ख़राब भी कुछ अर्थों में। लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई आदमी, वो सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टियों में गए। अजय घोष तो भगत सिंह के साथ थे, अजय घोष कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हुए बाद। तो वहाँ से लेकर के तमाम लोग। आज़ादी का जिक्र चला है इंद्रेश भाई, तो एक सवाल जो बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है लेफ्ट का, कि 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया गांधी जी के आंदोलनों का, और उसकी रीजनिंग ये दी गई जबकि उधर जर्मनी में हिटलर मजबूत हो रहा था। तो वो चाहे रीजनिंग दी गई हो, लेकिन एक देश में, देश की आज़ादी की लड़ाई में वामपंथी दलों का हाथ पीछे खींच लेना, आपको लगता है बड़ा डैमेज था जो आज तक भी जस्टिफाई नहीं हो पाता? उसमें देखिए 1942 में ये हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक स्टेज के बाद
उस आंदोलन से वो पीछे हटी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुआ कि बगल में माओ ने, ये बहुत कम चर्चित तथ्य है कि वहाँ रूस ने कहा कि भाई आप इसमें मत वो हिस्सा लीजिए, माओ ने कहा कि आपको अपने देश की स्थितियों के हिसाब से उसमें हिस्सेदार रहना चाहिए। तो ऊपरी तौर पर लीडरशिप ने भले ही कहा हो कि इसमें शामिल नहीं होना है, लेकिन आप उस 1942 के आंदोलन के दस्तावेज देखेंगे कि वहाँ लोग जेल जाने वालों में, वहाँ आंदोलन के मोर्चे पर भिड़ने वालों में कम्युनिस्ट लोग शामिल थे। ये ज़रूर बात है कि ये एक आलोचना का पहलू है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोई वो आरएसएस टाइप भूमिका नहीं थी, जैसा कि कई बार लोग बताने की कोशिश करते हैं। लोग आंदोलन में थे, लोग लड़ाई में शरीक थे, और उसमें समझदारी के स्तर पर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पार्टी इवॉल्व हो रही थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद कम्युनिस्ट लोग उस लड़ाई में शामिल थे, उस लड़ाई में हिस्सेदार रहे। आपने जिक्र किया कि माओ ने ये बात कही कि देश के हिसाब से चीज़ों में, विचारधारा में, या अगर आइडियल मतलब बड़ी मोटे तौर पे विचारधारा पे नहीं, लेकिन कंट्री स्पेसिफिक आपको मुद्दे देखने पड़ेंगे। अब इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टीज पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि जहां माओ ने खुद अपने देश के प्रति, मतलब काफ़ी मामलों में उन्हें राष्ट्रवाद वहां देखा जा सकता था या रूस में देखा जा सकता था, भारत में नहीं देखा गया यहाँ की लेफ्ट पार्टीज में। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ, तब पार्टी का एक धड़ा अलग हुआ कि चाइना के साथ में उसका भारत पर यह आरोप लगाया कम्युनिस्ट पार्टीज ने कि ये वॉर का रीज़न ही इसलिए है कि भारत विस्तारवादी होना चाह रहा है। तो यहाँ इसी वजह से वो जो एंटी नेशनल का टैग लगता है, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि इन समय पर कम्युनिस्ट जो भारत के रहे, वो अपने राष्ट्र के प्रति उनका डेडिकेशन वैसा नहीं रहा, उनका एक इंटरनेशनल विचारधारा के प्रति रहा। और दूसरा क्रिटिसिज्म ये आता है कि एक लॉयल्टी हमेशा से भारत के कम्युनिस्ट की या तो बीजिंग से बनी रही या फिर मॉस्को से बनी रही। नहीं, उसमें लॉयल्टी जैसा कुछ नहीं था कि लॉयल होना है उनके प्रति, वहाँ फर्मा बरदारी दिखानी है, ऐसा कोई मामला नहीं है। वैचारिक रूप से रूस और चीन की बहस को लेकर के उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की स्थितियाँ, अलग अलग पोजीशंस लेती रही, और वही था। लेकिन अब मोटे, चूँकि इसको इतना विस्तार में समझाने की गुंजाइश नहीं है अब ये कि भाई उसका डिटेल क्या था, तो इसलिए बहुत बार इस तरह के परसेप्शन बनाने में लोग सफल हुए कि साहब इनका तो वहाँ से लेना देना है। आज के दिन पर भी ये कहा जा रहा है, आज के दिन पर भी ये कहा जाता है। लेकिन आप देखिए आज की तारीख में भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जितना प्रगाढ़ रिश्ता भारतीय जनता पार्टी का है और पिछले 10 साल में बना है, उतना किसी कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल्स में भाजपा के लोग जा रहे हैं, वो क्या करते हैं वहाँ जा कर के? वो क्या माओ पढ़ेंगे वहाँ जा कर के? हम तो माना गए तो हम तो नहीं गए, हमारा उनके साथ आज के दिन पर उस तरह का प्रगाढ़ रिश्ता भी नहीं। लेकिन भाजपा का है, तो तब भी कोई भाजपा पर ये आरोप नहीं लगा रहा है। माय फ्रेंड ट्रंप ने कल परसों कहा कि वहाँ अमेरिका का पैसा आ रहा था, अमेरिका पैसा दे रहा था माय फ्रेंड मोदी जी को, है ना। तो लेकिन ये परसेप्शन बिल्डिंग का जो काम है, असल में तो देखा जाएगा कि भाई इस देश के गरीबों के साथ, इस देश के मेहनत करने वालों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हुई कि नहीं हुई, उनके हितों के साथ खड़ी हुई कि नहीं हुई। देश का इंटरेस्ट मतलब किसका इंटरेस्ट? आज के दिन पर जैसा कहा जा रहा है कि भाई अडानी का इंटरेस्ट तो देश का इंटरेस्ट है, अंबानी का इंटरेस्ट देश का इंटरेस्ट है। 62 में तो बहुत स्पेसिफिक था कि सीधे 2 देश लड़ाई में उलझे हुए। हाँ, तो वो तो क्लियर था देश का इंटरेस्ट का मतलब क्या। आप ये कहेंगे कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये इसमें ये कोई देश के खिलाफ बात नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मानवीयता के पक्ष में बात है, बिल्कुल स्वीकार्य बात है कि जिसको साहिर लुधियानवी लिखते हैं कि खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, अमने आलम का खून है आखिर, जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी, इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, हमारे और आपके आंगनों में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो ये तो दुनिया में हर समय ये पोजीशन होगी कि भाई जंग के खिलाफ खड़े होना है। रूस ने यूक्रेन पर भी हमला किया तो वहाँ रशियंस, आप देखिए, तो वहाँ रशियंस कह रहे थे कि भाई यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया और वहाँ से वियतनाम से अमेरिकन सोल्जर्स की डेड बॉडीज आ रही थी, और उसके बावजूद अमेरिका में लोग कह रहे थे, अमेरिका में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ईरान के युद्ध के समय, इराक के युद्ध के समय भी, दोनों इराक वॉर में, जब सेकेंड इराक वॉर हुआ तो अमेरिका के वॉर वेटरन्स ने
जो वियतनाम वॉर के वेटरन्स थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अमेरिका के सैनिकों को कि आपको इस लड़ाई में नहीं जाना चाहिए, ये साम्राज्यवादी युद्ध है। तो अमेरिका में तो किसी ने कहा कि देशद्रोही कृत्य कर रहे हैं। सारे वॉर वेटरन्स ने, आप इस देश में ये कल्पना भी नहीं कर सकते, सारे वॉर वेटरन्स ने चिट्ठी लिखी कि भाई आपको उस देश वहाँ नहीं जाना चाहिए। और जब वहाँ से डेड बॉडीज आना शुरू हुई तो उन सैनिकों की माताओं ने बुश की जितनी जबरदस्त घेराबंदी की। तो युद्ध के खिलाफ एक माहौल दोनों में एक बात ये है, डिफरेंस है कि वॉर को एज ए प्रिंसिपल आप उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, ये एक अलग इशू है। इस पे कई लोग आपकी बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, युद्ध अपने आप में एक मसला है, वो मसलों का हल क्या होगा, वो अपनी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब लेफ्ट खास तौर से इंडो चाइना वॉर इंडल्ज हैं सोल्जर्स, और वहाँ पर इंडिया को ये कहते हुए क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से चाइना जो अटैक कर रहा है वो उसकी वजह से कर रहा है, फिर एक स्टैंड ये हो जाता है कि पॉलिटिकल लीनिंग डायरेक्टली चाइना से कनेक्ट होती है। तो आपकी पोजीशनिंग, मतलब लेफ्ट की उस वॉर को क्रिटिसाइज करने की पोजीशनिंग और अमेरिका में वॉर वेटरन्स की, वो दुनिया में तमाम जगह लोग, दुनिया में तमाम जगह लोग नहीं, क्यों डिफरेंट है? अपने देश के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ पोजीशन है, उसकी कोई पॉलिटिकल लीनिएज नहीं है। अपने देश के खिलाफ के सैनिकों के मारे जाने पर अपने देश की सरकार से लोग सवाल कर रहे हैं। यहाँ तो सैनिकों के मारे जाने पर उस तरह से सवाल नहीं, ना किसी ने जुलूस निकाला, ना कोई प्रदर्शन किया। वहाँ तो प्रदर्शन किए गए, है ना। तो यहाँ हमारे जो चीज़ों को देखने का, राष्ट्रवाद का एक खास तरह का नज़रिया है, उसके चलते इस तरह से चीज़ें होती हैं, उसको इस तरह से परिभाषित किया जाने लगता है। और उसमें ऐसे लोग भी जेलों में गए जिनका कि उस सबसे भी कोई लेना देना नहीं था। हमारे यहाँ मोहन उप्रेती भी जेल गए साहब, है ना, 62 के वॉर में। वो मोहन उप्रेती क्या करते थे? वो तो गीत गाते थे, जिला बदर भी कर दिया गया था, जिला बदर भी करते थे, है ना, होड़का बजाते थे, गीत गाते थे। पूरी दुनिया में वो बेड़ुपा को 12 मासा वही लेकर के गए। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कम्युनिस्ट है, बंद कर दो, है ना, सिर्फ इस नाते। और उसमें यूनिलैटरली एकदम बिना ये जाने हुए कि कौन पार्टियों का क्या पोजीशन है, किसका नहीं है, कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, वो सब इस तरह का हुआ। और ये नैरेटिव बनाने में, ये नैरेटिव हर धारा को, लेफ्ट के विपरीत जो भी धाराएं हैं उनको चूंकि इसमें सुगमता होती है, इससे फायदा होता है, इसलिए ये नैरेटिव लगातार बनाए रखा जाता है। हालांकि आज के दिन पर कोई नहीं याद कर रहा है उस 62 को, ना 42 को। आज के दिन पर तो 2014 से अब तक ही पर्याप्त है। तो उसमें लोग गिनाते रहते हैं कि साहब ये तो देशद्रोही हैं। तो हमने तो कहा कि भाई वो जो, जब वो कन्हैया कुमार वाला मामला भी हुआ तो उस समय मैंने लोगों से कहा कि देखिए, एक तो वो जो धारा थी तो वो तो देशद्रोह नहीं थी, वो राजद्रोह थी। और राज अगर लुटेरा होगा, राज अगर दमनकारी होगा, तो उस राज से तो द्रोह था, है, रहेगा। किसी कीमत पर, उसकी जो कीमत हो वो कीमत चुकाई जाएगी। लेकिन लुटेरे राज के साथ तो द्रोह होगा ही, उसके खिलाफ तो लड़ाई जाएगा। लेकिन वो एक जो परसेप्शन उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से निकला, हालांकि फैक्ट ये है कि वो जो आरोप लगे थे कन्हैया कुमार पे, ये मैं स्पेसिफिक कर दूं ऑडियंस को कि वो आज तक प्रूव नहीं हुए हैं ये। लेकिन वो जो आरोप ये लगे थे, वहाँ कुछ नारों के वीडियोस वायरल हुए जो एंटी इंडिया नारे थे, जिसमें तेरे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसी से टुकड़े टुकड़े गैंग का नैरेटिव निकला, और ये सारे नैरेटिव्स निकले, वो बहुत स्ट्रांगली चिपक गए लेकिन लेफ्ट के साथ में। उसको टैकल करने के लिए आप आगे कैसे देखते हैं कि वो जो चस्पा हो गया? नहीं, कोई उस तरह से वो नैरेटिव भी बहुत दिनों तक नहीं चला। वो तो रोज रोज नया नया गढ़ते रहते हैं। और उनका तो स्टाइल है, वो तो हिट एंड रन केस है। वो एक चीज करते हैं, उसका लोग जवाब देते हैं, तब तक वो अगला क्रिएट कर देते हैं। और बेसिकली मैंने आपसे कहा कि वो उन्होंने तो फैक्ट क्रिएट करने की फैक्ट्री लगा रखी है। उनके पास फैक्ट्री है जिसमें वो फैक्ट बनाते हैं। तो आप जब तक उसको काउंटर करते हैं तब तक वो दूसरा कुछ ले आते हैं। उन्होंने एक पूरा मशीनरी इस तरह की डेवलप की है। और उस दौर में भी भाई, हम यही तो हम कह रहे हैं कि उस दौर में भी आप देखिए तो ये बिल्कुल क्लियर कट झूठ है, इसका कोई लेना देना नहीं है ना। कि भाई लोगों ने ये नारा किसने लगाया, तो आज तक ये आइडेंटिफाइड नहीं है। और हर दौर में आप देखिए, वो जेएनयू वाला दौर हुआ, वहाँ ये सब चला। किसान आंदोलन हुआ तो वहाँ ये होने लगा। जोशीमठ में हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ यही सब किस्सा कहानी दोहराए जाने लगी। आप जरा सा भी कॉमन सेंस, मतलब सत्ता वाले लोग नहीं लगाते। वो कह रहे हैं कि साहब, देश के बाहर की कुछ ताकतें हैं जो इतने हजार लोगों को सड़क पर उतार दे रही हैं। आप सोचिए कि किसी मुल्क के भीतर देश बिल्कुल मजबूत हाथों में है,
लेकिन उस मजबूत हाथों वाले देश के भीतर किसी विदेशी मुल्क की ये ताकत है कि वो उस देश के नागरिकों को उस देश की मजबूत सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतार दे रहा है। तो ऐसा देश टिकेगा फिर? और कौन लोग हैं जो देश के बारे में ऐसी कल्पना करते हैं कि विदेशी मुल्क लगातार उसके देश के भीतर नागरिकों को उसके दुश्मन के तौर पर खड़ा कर दे रहे हैं? उनकी कल्पना में हमेशा यही है ना। वो जो फिल्में बना रहे हैं उन फिल्मों में यही है। कल रात गलती से मैं कहीं बैठा हुआ था, वहाँ एक फिल्म देखी, तो वास्तव में तो कोई राम मंदिर पर आतंकवादी हमला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिल्म में कल्पना कर दी कि राम मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ और फिर उसको निपटा दिया गया। तो वो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा रहेगी। उनको हमेशा इसी तरह की चीज़ों में मज़ा आता है, लोगों को बांटने में, विभाजन करने में, रक्तपात में। जब तक दंगा नहीं हो उनकी राजनीति ऊपर नहीं चढ़ती, उनकी राजनीति का उसूल है। इसलिए वो इस तरह के नैरेटिव्स करते हैं। वो गोरख पांडे एक कवि हैं, उनकी कविता है कि इस साल दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई थी खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। तो अगले साल मतदान की फसल अच्छी हो, इसलिए हर साल खून खराबा, दंगे की बारिश चलती रहनी चाहिए, ये इंतजाम वो करते हैं। मैं आपसे उत्तराखंड स्पेसिफिक इश्यूज पे भी बात करूंगा। आपका लंबा संघर्ष है, आप उत्तराखंड आंदोलनकारी स्वयं रहे हैं, और चाहे गैरसैंण, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा। अग्रवाल जी की तरह मेरे पास, मैं अपने आप को वो सर्टिफिकेट लेने नहीं गया। सर्टिफिकेट वाले आंदोलनकारी नहीं, तो सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। लेकिन आपने लाठियां खाई हैं और आप जेल गए हैं, मुकदमा के वो चला, जेल गए। लेकिन मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कम्युनिज्म से रिलेटेड पहले थोड़ी सी और आपसे पूछूंगा। गूगल पे जब लिखो व्हाई डू कम्युनिस्ट, तो जो नीचे सेल्फ ऑटोफिल होता है ना, वो उसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि ग्लोबली ये सबसे ज़्यादा खोजा जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे मिली हैं, इन पर आप एक एक करके बताइएगा। व्हाई डू कम्युनिस्ट लिखने पे सबसे ऊपर आता है व्हाई डू कम्युनिस्ट कंट्रीज बिकम डिक्टेटरशिप्स। दूसरा आता है व्हाई डू कम्युनिस्ट नॉट बिलीव इन गॉड, व्हाई डू कम्युनिस्ट स्टेट्स फेल, व्हाई डू कम्युनिस्ट कंट्रीज कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेटिक, व्हाई डू communist countries use authoritarian methods, why do communist countries have dictators, why do communist hate capitalism, why do communist countries have currency, क्योंकि वो विदाउट उसकी बात है, स्टेटलेस उसकी, why do communist countries ban religion, why do communist countries have red flags, और why do communist के अलावा अगर कम्युनिस्ट की जगह कम्युनिस्ट्स लिख दें, एक एस लगा दें, तो आता है why do communists say comrade, why do communists use red, why do communists use stars। तो आप इनमें से कुछ कुछ चीजों का बताइए। भगवान पे विश्वास की बात तो प्रमुखता से है। उससे पहले वाला क्या था? why do communist countries become dictatorships? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो डिक्टेटरशिप कैसी हुई क्या नहीं हुई, मैंने आपसे पहले भी जवाब देते हुए कहा कि भाई ये तो डेमोक्रेसी का विस्तार जब तक नहीं होगा तब तक सोशलिज्म नहीं होगा। सोशलिज्म माने थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेसी। अभी जो पूंजीवादी लोकतंत्र है उस पूंजीवादी लोकतंत्र के मुकाबले ज़्यादा लोकतंत्र, ज़्यादा डेमोक्रेसी। ग्लोबल उदाहरण इसके विपरीत जाते हैं, लेकिन अब वो डेमोक्रेसी का विस्तार, डेमोक्रेसी के सेंस का भी विस्तार, वो धीरे धीरे करके ही इवॉल्व होता है। तो एक समय में वहाँ उसको ठीक उन अर्थों में तो तानाशाही नहीं कहा जा सकता। भाई कई सारे लोगों को यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हिटलर और स्टालिन बिल्कुल एक जैसे थे, तो हिटलर और स्टालिन एक जैसे नहीं थे। और वो जितनी मौतों की संख्या है उतनी कुल जमा आबादी नहीं थी उस समय रशिया की, यूएसएसआर की, है ना। तो ये नहीं बात है असल में। तो ये एक तो ये प्रोसेस। दूसरा जो उसमें मसला है, जो धर्म का असल में सवाल है, तो असल में तो धर्म तो राजनीतिक मसला नहीं, धर्म दार्शनिक मसला है ना। मोटे तौर पर दर्शन के स्तर पर ये बात है कि मोटे तौर पर अगर आप देखें तो दो दर्शन हैं। बहुत सारे दर्शन की धाराएं हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं कह रहा हूँ कि दो दार्शनिक धाराओं के बीच में इसको देखिए कि एक भाववादी धारा है, एक भौतिकवादी धारा है। भाववादी धारा मानती है कि भाई ये तो जगत जो है वो मिथ्या है, ये जो कुछ है सब झूठ है, इस दुनिया के पार है असल दुनिया। तो वहां जाने के लिए सब कुछ हासिल करना है। पुण्य क्यों करना है? इसलिए करना है कि वहां जाकर के अच्छा मिलेगा। हालांकि वहां की कल्पना भी जो है वो तो बहुत ही गजब है फिर उसके बाद तो वो एक भाववादी धारा है। दूसरी जो भौतिकवादी धारा है वो ये मानती है कि नहीं भाई यही हकीकत है, इसी दुनिया में है जो कुछ होना है, यही रियलिटी है और कोई दूसरी रियलिटी नहीं है। तो वो भौतिकवादी धारा के साथ कम्युनिस्ट लोग हैं।
इस देश में कम्युनिस्टों के होने से पहले भी भौतिकवादी धाराएं थी। लेकिन क्या कम्युनिज्म में वो स्कोप है कि वो कोई आस्थावान कम्युनिस्ट एक सफल राजनेता भी हो? नहीं, लोग लंबे समय तक रहते हैं, प्रोसेस में सीखते हैं, प्रोसेस में समझते हैं। और इसमें 2-3 बातें बस थोड़ी छोटी छोटी सी, कि एक तो जैसे मुझसे किसी ने नहीं कहा कि भाई आपको धर्म नहीं मानना है, ये मैं हकीकत में कह रहा हूँ, हमसे किसी ने नहीं कहा। लेकिन और मैं बताता हूँ। और एक बार हमारे यहाँ हम लोग श्रीनगर में छात्र राजनीति में थे, तो 2 लड़के एक तीसरे लड़के को पकड़ करके लाए, बोले भाई साहब हम 3 दिन से इसको कम्युनिस्ट बना रहे हैं, सॉरी नास्तिक बना रहे हैं, बन ही नहीं रहा। हमने कहा तुम क्यों बना रहे हो? हमने कोई नास्तिक बनाने का कारखाना नहीं खोला है ना। तो ये, और अगर आप ध्यान दें तो रूस में भी जब क्रांति हुई तो कोई उन्होंने धर्म पर पाबंदी नहीं लगाई, वहाँ धर्म पर प्रतिबंध नहीं लगा कि बैंड है धर्म, धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आया। वहाँ तो आप समझिए कि उन्होंने जो उस तरह का वो था, ब्रॉथल्स पर भी पाबंदी नहीं लगी, प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया तो वेश्यालय अपने आप खत्म हो गए। तो उसी तरह से धर्म पर भी उन्होंने प्रतिबंध कोई नहीं लगाया, है ना। और मार्क्स भी उसको जैसे व्याख्यायित करते हैं, मार्क्स की वो लाइन बड़ी प्रसिद्ध है कि धर्म तो जनता की अफीम है ना। तो बात तो मार्क्स सिर्फ इतनी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि धर्म उत्पीड़ितों की आह है, हृदयहीन का हृदय है, हृदयहीन विश्व का हृदय है, उत्पीड़ितों की आह है, और इसलिए धर्म जनता की अफीम है। तो वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि ये एक नकली सच्चाई, एक नकली दुनिया गढ़ती है ना। तो इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं पहले आपको साहब कम्युनिस्ट पार्टी के दरवाजे के अंदर आना है तो पहले नास्तिक होकर के आना है, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन आज तो भारत उस दौर पे है जहाँ पर मतलब धर्म इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। वहाँ आपकी ये बात सुनते ही बहुत लोगों को अभी डाउट हो गया होगा कि आप कैसे बोल रहे हैं कि धर्म कभी धीरे धीरे उसका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। ये इमेजिन करना भी बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ऑल्दो हमारे पास ग्लोबली इसके एग्जाम्पल्स हैं, सब पूरा यूरोप जो इतना समृद्ध माना जाता है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि धर्म खत्म हो गया हो, लेकिन धर्म का ऐसा वो नहीं है, ऐसा हल्ला नहीं है। ऐसा सारे दुनिया में उन मुल्कों ने, वो यूरोप के मुल्कों ने भी तरक्की जब की, जब उन्होंने चर्च को उसकी चौहद्दी में बंद कर दिया, चर्च को कहा कि ये गेट से बाहर नहीं आना। उससे पहले चर्च का उनकी सारी राजनीति में, उनके सारे जीवन में, तमाम चीजों में हस्तक्षेप था, है ना। और वहाँ फ्रांस में तो चर्च जो है चिट्ठी देता था स्वर्ग जाने की, लेटर डी कैशे उसको कहते थे, हमारे यहाँ डुबकी लगा करके होता है ना, वहाँ चर्च चिट्ठी देता था। लेकिन जब उन मुल्कों ने अपनी समृद्धि का रास्ता शुरू किया, आगे बढ़ने का रास्ता शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने चर्च को उसकी सीमा में बंद किया। तो हमारा आज के दिन पर तो क्या है, आज के दिन पर जो धर्म मानना और नहीं मानना प्रश्न नहीं है, आज के दिन पर असल में जो धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप है, उस हस्तक्षेप पर रोक लगाने की बात है। और आप देखिए कि जो धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, तो उनका जो धर्म है, एक आम व्यक्ति का धर्म क्या है? एक आम व्यक्ति का धर्म वैसा हिंसक, वैसा दूसरे मनुष्य के प्रति द्वेषी किस्म का धर्म नहीं है। उसका धर्म इतना है कि प्रभु मेरा सब ठीक ठाक रहे, मेरा परिवार ठीक रहे, उसको इतना ही लेना देना है। उसका धर्म जो तथाकथित धर्माचार्य जो रात दिन जहर उगलते रहते हैं, उसका धर्म वैसा नहीं है ना। एक समय तो हमारे यहाँ कहा गया कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे हो थोता दे उड़ाए। आज के दिन पर लगता है कि जो इस दौर के सत्ता प्रायोजित साधु हैं, वो सारा सार सार को नहीं गह रहे हैं, उन्होंने थोते को पकड़ लिया है और उस थोते को ही सारे समाज में बांट रहे हैं। अच्छा, धर्म पे आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जैसे इंडिया बहुत कल्चरली रिच कंट्री है, यहाँ पर धर्म का प्रभाव भी है और धर्म के साथ साथ संस्कृति का प्रभाव है, परंपराओं का प्रभाव है, बहुत विविधताएं हैं। और जब आप लोग जब इस तरह की बात करते हैं कि रैशनल वाली बात करते हैं, लॉजिक वाली बात करते हैं, या जैसे आपने अभी उदाहरण में कहा कि वहाँ लेटर दे के जाते थे, यहाँ डुबकी लगा के जाते हैं, इस तरह की कई मान्यताएं परंपराओं के रूप में, संस्कृतियों के रूप में समाज में रची बसी हैं। इनको जब इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो उनकी रेलेवेंस भी कम होती है सोसाइटीज़ में। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे पहाड़ों में जिस तरह से दिवाली मनाई जाती थी, या हरेला मनाया जाता था, या फूलदई मनाई जाती थी, शहरों में जैसे जैसे आते हैं वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। तो जब आपको
आप जब रिलीजन के बारे में स्पेसिफिक रखते हैं कि इसकी रिलेवेंस कम होनी चाहिए, तो उसके साथ साथ जो डिक्लाइन है वो कल्चरल डिक्लाइन भी होता है। विदेशों से भारत इसीलिए लोग आते हैं कि यहाँ इतना कल्चरली डाइवर्स है। ट्राइबल्स की शादियाँ देखने के लिए लोग आते हैं, और अब तो लोग बात कर रहे हैं कि उन ट्राइबल्स की शादियों को किसी तरह से बचाया जाए, संरक्षित किया जाए, अदरवाइज वो भी धीरे धीरे वो कल्चर खत्म हो जाएगा। तो रिलीजन की रिलेवेंस खत्म होगी तो कल्चर की रिलेवेंस भी उसी तरह से डिक्लाइन होगी। तो आपको लगता है वो जस्टिफाइड है, हो जाना चाहिए? तो देखिए, अभी तो जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि अभी तो मसला ये है कि भाई राजनीति में उसका दखल हाँ। खत्म हो, है ना। आप जो धर्म मानते हैं आप मानिए, लेकिन आपका धर्म चौराहे पर आकर के उन्माद न फैलाए। अभी तो इतनी बात है। तो एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि परंपराएं तो बहुत उनमें विविधता है, सांस्कृतिक रूप से बहुत विविधता है, और उसमें जो भी प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं, जो भी प्रगतिशील है, जो भी आगे बढ़ाने लायक है, उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जो कुछ भी पिछड़ा है, दकियानूसी है, उसको खत्म हो जाना चाहिए। वो भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूँ मैं कहते हैं, भगत सिंह का बड़ा प्रसिद्ध लेख है, मैं नास्तिक क्यों, वाई आई एम एन एथीस्ट। तो उसमें वो कहते हैं कि किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानो कि इसको हजारों साल से ऐसे ही माना जाता रहा है, बल्कि उसको तर्क की कसौटी पर कसो, और अगर वो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसको छिन्न भिन्न होकर के बिखर जाने दो। तो अभी तो वो तर्क की कसौटी पर कस करके छिन्न भिन्न होकर के नहीं बिखर रहा है, बल्कि बहुत बार तो शहरीकरण का, उपभोक्तावाद का, कई बार लोग भौतिकवाद उपभोक्तावाद एक ही चीज समझते हैं, एक ही चीज नहीं है। तो उपभोक्तावाद का जिस तरह का इम्पैक्ट है, जिस तरह का प्रभाव है, जिस तरह के कल्चर, खाओ पियो मौज करो की संस्कृति बनी है, उसके चलते भी बहुत सारी चीजें वैसे ही बिखर रही हैं, वो वैसे ही करके खत्म हो रही हैं। लेकिन जो भी चीज प्रगतिशील है, जो भी समाज को आगे ले जा सकती है, उसको निश्चित ही बचना चाहिए, उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जो कुछ भी दकियानूसी है, अंधविश्वासी है, पिछड़ा है, उसको नष्ट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो कुछ सवाल और थे कि व्हाई डू कम्युनिस्ट कंट्रीज हैव रेड फ्लैग्स? लाल से जो प्रेम है और लाल सलाम जो है, उसकी रीजनिंग क्या है? नहीं, देखिए, लाल तो 1887-88 में शिकागो में मजदूर, जो मई दिवस आया, तो मई दिवस कहाँ से आया? मई दिवस शिकागो में मजदूरों का आंदोलन हुआ, और 1 मई को उनकी वहाँ मजदूरों की शहादतें हुई। उससे पहले मजदूरों का झंडा सफेद रंग का झंडा होता था, मजदूरों के खून से वो झंडा लाल हो गया। अच्छा, है ना। तो जब वो झंडा लाल हो गया तो आज के दिन पर जो झंडा है वो मजदूरों, किसानों के खून से, उनकी शहादतों से लाल झंडा है, और इसलिए मजदूर किसानों की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसलिए उनका झंडा लाल है। अच्छा, लाल सलाम कहने के पीछे भी वही वजह वही क्रांतिकारी सलाम जी, है ना। अच्छा, और ये स्टार जो यूज होते हैं, व्हाई डू कम्युनिस्ट यूज स्टार्स, ये भी एक, मतलब ये गूगल किया गया है एक सवाल, अलग अलग तरह का हो सकता है। वैसे वो हंसिया हथौड़ा वगैरह, लेकिन आपकी पार्टी का जो है हंसिया हथौड़ा, जरूर एक बात है कि हंसिया हथौड़ा इसलिए है, देखिए, कि मजदूरों का और किसान, कम्युनिस्ट पार्टियां मजदूर किसान की पार्टी है, हथौड़ा मजदूरों का, हंसिया किसानों का। हाँ, इसमें एक चीज और थी कि व्हाई डू कम्युनिस्ट स्टेट्स फेल। तो ये हालांकि आप तो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबके अलग अलग, सब जगह के अलग अलग स्थितियां हैं, सब जगह अलग अलग कारण हैं, उनकी अलग अलग तरह की आलोचनाएं भी हैं। रशिया के पीछे जो कुछ हुआ, तो हमारी पार्टी तो उन पार्टीज में थी जिन्होंने उसके भीतर जो कुछ चल रहा था उसकी आलोचना भी की, कि उसमें क्या क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, उनकी शिनाख्त की गई, है ना। तो ये सब है। तो लेकिन एक ऐसे वर्ल्ड में आप हैं जहाँ दूसरे तरह के विचार का प्रभुत्व है, उसके बीच में एक तरह से माइनॉरिटी स्टेट ही वो थे, तो उनके अपनी प्रॉब्लम्स थे और बाहरी संघर्ष भी था। दोनों तरह की चीज़ों की वजह से वो राज्य गिरे, खत्म हुए, या जो भी हुआ। कुछ उत्तराखंड स्पेसिफिक चीज़ों पे भी बात करेंगे भाई साहब, कि हम प्रदेश में भी देखते हैं कि प्रदेश में एक समय पे कम से कम कई घाटियां ऐसी थी जिन घाटियों को कहा ही लाल घाटी जाता था। वहाँ पर कम्युनिज्म का मजबूत प्रभाव था। यहाँ पे कुछ लीडर्स हमने देखे जो संसद तक चुन के गए, जो विधानसभाओं तक चुन के गए लेफ्ट पार्टीज़ के, और उन लोगों का आज भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें कोई ऐसा नहीं है जैसे हमारे कई अन्य कांग्रेस या भाजपा के ऐसे नाम हैं जिन पर कई तरह के आरोप होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के जो पहाड़ से जो नेता बने उन पर इस तरह के आरोप भी नहीं हैं। तो पहाड़ों में भी जो डिक्लाइन हुआ उसकी रीजनिंग भी आप वही मानते हैं जो पूरे भारत में संभवतः वही रही होगी।
अभी जो रीसेंट इश्यूज हैं उनमें हम देखते हैं कि इंद्रेश मैखुरी मुखरता से उन इश्यूज को उठाते हैं, बड़ी तार्किकता से अपनी बात रखते हैं, लेकिन बात फिर वहीं आती है जब बात इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक पहुंचती है। तो एज ए और अब बात इसलिए भी आती है वो कि अलायंस के तौर पर तो आप कांग्रेस के साथ कई जगह होते हैं, बाई इलेक्शंस में भी जब आपको एक भी सीट नहीं मिली होती है तो आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांग सकते हैं, तो खुद कांग्रेस के टिकट से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो बाई इलेक्शंस में सपोर्ट करना या लोकसभा के चुनाव में भी समर्थन करना, वो एक ऑल इंडिया लेवल पर एक स्थिति बनी, और उस स्थिति का कारण है कि इस देश में इस समय जिनकी सत्ता है वो सत्ता डेमोक्रेसी का इस्तेमाल डेमोक्रेसी के खिलाफ कर रही है। तो इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जिन सबसे न्यूनतम भी एकता संभव है, मतलब न्यूनतम भी वैचारिक रूप से कुछ कनेक्शन आपका जुड़ता है, तो न्यूनतम उस आधार पर, वैचारिक एकता के आधार पर भी अधिकतम संघर्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश में जनता के हक अधिकार को बचाने के लिए किया जाए। तो इसलिए वो एक पोजीशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिफरेंसेस खत्म हो गए हैं। जो वैचारिक रूप से हमारी समझदारी उन पार्टीज के बारे में है वो कोई एकदम से अलग हो गई है, बदल गई है, हम ये मानने लगे हैं कि नहीं वो बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं या हम भी उन्हीं के जैसे हैं, तो हम और वो एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे इश्यूज़ में आप देखेंगे राज्य के भीतर, तो आप लगातार देख रहे हैं कि उन सारे इश्यूज़ पर हमारी पोजीशन एकदम अलग है, उनकी पोजीशन अब एकदम अलग है। तो जाहिर सी बात है कि वो पोजीशन अलग रहेगी। लेकिन जब आपको एक ऐसी ताकत का मुकाबला करना है जिसका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं, जिसका संविधान पर कोई भरोसा नहीं, जो उसको रौन देना चाहती, जो जनता के बहुमत का इस्तेमाल जनता के खिलाफ करना चाहती, तो उसके खिलाफ लड़ाई में तो साझा मोर्चे की आवश्यकता होती है। उसमें न्यूनतम सहमति के आधार पर अधिकतम संघर्ष में साथ साथ लोग उतरते हैं, इसलिए है ऐसा। अच्छा, यूसीसी एक अभी आजकल रिसेंटली पूरे देश में, उत्तराखंड जब जब चर्चाओं में आता है तो ऐसे ही कुछ रीजंस होते हैं। हालांकि यूसीसी अपने आप में, मैं पर्सनली मानता हूं कि सब पूरे देश के लिहाज से एक अच्छी पहल है, संविधान में उसका जिक्र है, उसे किया जाना चाहिए था। और आइडियल स्थिति तो यही होती कि केंद्रीय सरकार एक कानून बनाती और पूरे देश में लागू कर देती, यही होना चाहिए था। ये मैं पर्सनली एज ए लॉ स्टूडेंट भी और एज ए जर्नलिस्ट भी मैं ये मानता हूँ। आपका उत्तराखंड में जो यूसीसी आया है उस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या राय है? देखिए, वो यूसीसी एक तरह से हम तो ये मानते हैं, जो आपने भी कहा कि बात तो ये है कि ये बात थी कि पूरे देश के लिए बनेगा। जो आर्टिकल 44 में भी लिखा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश के भीतर बनाने का। एक राज्य का कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? यहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, गुजरात का होगा, आसाम का होगा, सबका अपना अपना यूनिफॉर्म होगा। तो वो अच्छा, इसके पीछे ये मैंने उनसे भी सवाल किया था जो ड्राफ्टिंग कमेटी में रहे थे। उनका तर्क ये था कि वो इतने साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, तमाम तरह की पॉलिटिकल वो रही हैं, कोई ये हिम्मत नहीं कर पाया कि एक साथ बैकलैश के डर से कि एक साथ बैकलैश बहुत तगड़ा होगा, इसलिए सेग्रीगेटेड कुछ कुछ जगह हो और शायद संभवतः पूरे राज्य में, पूरे जो इंटरव्यू आपने किया, मैंने वो इंटरव्यू देखा, और विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो चूंकि हमारी टीचर रही हैं तो इस नाते भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, है ना, और इन रियल सेंस उनका सम्मान कर, जिन कुछ प्रोफेसर्स का सम्मान करते थे, शी वॉज वन ऑफ देम। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि भाई वो मुंशी प्रेमचंद उसमें कहते हैं कि पंच परमेश्वर कहानी में कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। तो इसलिए ये कहना पड़ता है कि वो जो तर्क कर रही थी वो बहुत ही अजीब किस्म का तर्क था। और भाई पायलट प्रोजेक्ट है ये, और पूरे देश के अलग अलग राज्य पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे अलग अलग, और फिर एक दिन देश की सरकार फाइनल प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। ये मजाक है। एक तो जो कहा गया, मतलब आप मानते हैं कि चाहे बैकलैश के डर से सरकार को घबराना नहीं चाहिए, पूरे देश में लाना चाहिए एक अच्छा ड्राफ्ट। एक बात ही। दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का बड़ा जिक्र होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में
28 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर जवाब दिया और उसमें वो सारे अप्रीहेंशंस लोगों ने उठाए जो आज के दिन पर व्यक्त किए जा रहे हैं, जिनको लेकर के लोग कोर्ट गए। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब पहली संसद इसको बनाएगी या जब देश की संसद बनाएगी, कौन बनाएगा? संसद, है ना, ये अंबेडकर ने कहा। और उन्होंने कहा कि जब संसद बनाएगी तो ये इसको हो सकता है कि शुरुआत में इसको वॉलंटरीली रखा जाए, है ना, कि ये वैकल्पिक हो, ऑप्शनल हो कि कौन इससे गवर्न होना चाहते हैं, कौन नहीं गवर्न होना चाहते हैं। यहाँ तक, क्योंकि ये एक स्थिति है भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, ऐसी स्थितियाँ हैं। और आप सोचिए कि इस राज्य में जो कमेटी बनाई, जिनका आप फैसला करना चाहते हैं, उसमें से एक भी आदमी उसमें नहीं। आप उनके यहाँ इतनी कुप्रथा है, ये कुप्रथा है, वो कुप्रथा है, आप उनके ठेकेदार हैं, एक आदमी नहीं माइनॉरिटी का उस कमेटी में, है ना। तो वो, और अंततः आज के दिन पर जो वो बना रहे हैं, बहुत संक्षेप में, मैं उसको इतना विस्तार में नहीं जाना चाहता, उसका तो बहुत डिटेल हमको अलग से बात करनी पड़ेगी उस पर तो। लेकिन वो एक सर्विलांस स्टेट बनाने का कार्यक्रम है पूरा, जो लिव इन के रिलेटेड, नॉट ओनली लिव इन, इवन मैरिजेस, इवन डिवोर्स, सब कुछ। तो आप क्यों चाहते हैं कि बीच की तारीख है, देखिए 26 मार्च 2010, उन्होंने कहा कि 26 मार्च 2010 इसलिए है कि उस दिन उत्तराखंड कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हुआ था, गजट नोटिफिकेशन उसका हुआ था। तो 26 मार्च 2010 से और यूसीसी आने तक की शादी, यूसीसी आने के बाद की शादी और 26 मार्च 2010 से पहले की शादी, तो ये जो 26 मार्च यूसीसी आने वाली शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये हमारी समझ में आ गया। 26 मार्च 2010 से और यूसीसी आने तक की शादी का क्यों रजिस्ट्रेशन कराना होगा या क्यों एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना होगा? वो तो सरकार के पास है ना, कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट यहाँ अस्तित्व में था, वो डेटा आप वहां से क्यों नहीं लेते? उससे पहले वालों को क्यों रजिस्टर कराना पड़ेगा? कोई 80 साल का बूढ़ा है या बूढ़ी महिला है, उसको क्यों जा करके रजिस्ट्रेशन या एक्नॉलेजमेंट हासिल करना होगा? आप सबको क्यों लाइन में लगाना चाहते हैं? फिर आप क्यों चाहते हैं कि भाई आप वो अपना फ़ोन नंबर बदले तो उसको बता करके देना पड़ेगा, वो अपना ईमेल बदले तो उसको वहाँ फिर रजिस्टर करना पड़ेगा, वो अपना निवास बदले तो उसको फिर वहाँ बताना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये असल में कोई रजिस्ट्रेशन और उसका कार्यक्रम नहीं है, ये नागरिकों का पर निगरानी का एक तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें जिन अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है वो तो निशाने पर हैं ही हैं, और वो तो आप कानून नहीं भी बनाएंगे तो ऐसी सत्ता है, ऐसी सरकार है कि वो उनको हमेशा निशाने पर रखती है। आपकी बात लेकिन वो बहुसंख्यक भी निशाने पर हैं, जो कि जिनको कहा जा रहा है कि नहीं भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए सब सहूलियत है। और ऐसा कानून है कि भाई जो अपने राज्य की सीमाओं से बाहर भी लागू होता है, वाह, कैसे लागू करेगा उत्तराखंड अपना कानून देश के किसी दूसरे राज्य में? तो कानूनी दृष्टि से भी और वैसी दृष्टि से भी हम ये मानते हैं कि बहुत ही खराब कानून है, असंवैधानिक। यूसीसी पे मैंने स्पेसिफिकली इसलिए भी आपसे जानना चाहा क्योंकि प्रिंसिपली ये माना जाता है कि लेफ्ट की जो पार्टीज़ हैं, प्रोग्रेसिव पार्टीज़ है, धर्म पे आपने अपना बड़ा क्लियर स्टैंड बताया, तो आइडियोलॉजिकली यूसीसी जैसी चीज़ जिसका जिक्र संविधान में भी है, देश में आए, ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये प्रिंसिपली ये माना जाता है कि लेफ्ट को एक्सेप्ट होना चाहिए कि सब लोगों के लिए कॉमन सिविल कोड हो, सबकी अलग अलग धर्म के नाम पर यदि किसी के राइट्स कर्टेल किए जा रहे हैं या कुछ कुप्रथाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, जैसे हिंदू कोड बिल आया था, अंबेडकर तो उसी के पक्ष में थे कि हिंदू कोड बिल एक साथ लागू किया जाए, वो नहीं हो पाया और अंबेडकर ने इसी बात पर इस्तीफा भी दे दिया था उस सरकार से कि हिंदू कोड बिल आप वैसा नहीं ला रहे हैं और आप घबरा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके आ गया। उसके बाद से एक आरोप यहाँ की प्रोग्रेसिव पार्टीज़ पे, लेफ्ट पार्टीज़ भी उसमें शामिल हैं, ये लगता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं देश की, उनके रिलीजन या उनकी कुप्रथाओं की जब बात आती है, वो हालांकि आपने पासिंग रिमार्क उस पर दिया, लेकिन उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल शाहबानो का था जिस पर राजीव गांधी सरकार ने बिल्कुल गलत कदम उठाया, वो उसी समय क्लियर हो जाना चाहिए था। लेकिन ये कहा गया कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस ने की, और बिल्कुल सही बात है कि उस समय पे वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत की भी गई कि वुमेन प्रोटेक्शन, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। ऐसा ही कुछ समय पहले हमने देखा 3 तलाक का जो इशू था, वो इतने साल से चला आ रहा था, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहराया। तो इसी तरह की कई और चीज़ें हैं जिनको यदि इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक यूनिफॉर्म कानून बनाया जाता है, तो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि लोग ये आरोप आप लोगों की पार्टी पे लगाते हैं कि जब भी अपीजमेंट के चलते आप लोग
मुस्लिम धर्म की कुप्रथाओं को या किसी वजह से यदि उन महिलाओं के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उस पर आप लोग मुखरता से नहीं बोलते हैं। और जैसे कि चाहे वो बुर्खा की प्रथा हो, अब वो घूंघट की प्रथा पे आप लोग बात कर लेंगे, लेकिन बुर्खे पे आप लोग बात नहीं करेंगे। और इसी तरह के चाहे 3 तलाक पे आप लोग बात नहीं इससे करेंगे। हमको क्या लाभ होने वाला है कि हम उस पर बात नहीं करेंगे? हमको क्या लाभ है इससे? ये कहा जाता है कि कंसोलिडेटेड वोट जो है कहाँ उसको मतलब कहाँ कंसोलिडेटेड? भाई एक पॉलिटिक्स इस देश में चल रही है, वो जो पॉलिटिक्स किसी समानता की पक्षधर नहीं है। वो समान नागरिक संहिता इसलिए बना रही है कि उसको असमानता पूर्वक लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों पर हमला करना है। समान सिर्फ उसका नाम है, अंग्रेजी में ज्यादा बेहतर नाम है कि यूनिफॉर्म। तो हम वी आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी यूनिफॉर्मिटी, वी आर इन फेवर ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी इज मोर बेटर टर्म, है ना? कि समानता की बात, एक रूपता नहीं, है ना? तो सबको एक जैसा कर देना है, ये तो कोई बात नहीं। किसी भी समाज के भीतर अंधविश्वास हैं, कुप्रथाएं हैं, तमाम चीजें हैं, उनके खिलाफ लड़ा जाना चाहिए। प्राथमिक तौर पर उस समाज को खड़े होकर के लड़ना चाहिए। आइडियली तो यही होना चाहिए। वही समाज, लेकिन सरकार की भी तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है। और वो ऐसी सरकार जो एक तरह से जिसको उनके प्रति घृणा का भाव हो, जब वो ऐसी बात कहती है तो जाहिर सी बात है कि उस पर शक होता है, उस पर संदेह होता है। ये दोनों चीजें हैं ना इंद्र, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। 2 चीजें हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग, बीजेपी क्यों यूसीसी के पक्षधर में है, जबकि हर कोई जानता है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरह की पार्टी किस तरह की पॉलिटिक्स करती है। लेकिन शुरुआत से उसके 3 बड़े मुद्दों में यूसीसी इसी वजह से रहा क्योंकि 50 के दशक में हिंदू धर्म के कानून तो कोडिफाई हो गए, हिंदू के साथ साथ जैन बौद्ध भी हो गए। ये बड़ी सही जगह आप आए ना। कि जिस समय हिंदू धर्म के कानून कोडिफाई होने की बात हुई, भयंकर विरोध था। जिस समय हिंदू कोड बिल लेकर के आए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि ये अंबेडकर जो है हिंदू धर्म की बुनियाद में डायनामाइट लगा देना चाहता है, इसको उड़ा देना चाहता है डायनामाइट से। बिल्कुल उसका पॉलिटिकल वो बिल्कुल वही है। मैं दूसरी बात कर रहा था। तो ये जो जब ये किया जा रहा है तो इसका मतलब भी एक तरह से यही है कि आपको एक तरह से उनसे बदला लेना है। हाँ, ये हम कह रहे हैं ये पॉलिटिकल मैसेजिंग हो सकती है। नहीं, पॉलिटिकल मैसेजिंग मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने कमेटी बनाई, आपने एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखा। वहां की कुरीतियों को हम और आप, है ना, वो सिर्फ सुन करके जानते हैं। जो अंदर से जानता है वो वहां का आदमी है। आपने एक आदमी उनका नहीं रखा कमेटी में। तो इसका आपकी कल्पना है, चूंकि आप उनको रिप्रेजेंटेशन इतना भी नहीं देना चाहते, उनकी बात सुनने लायक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देना चाहते, उनसे समझना भी नहीं चाहते। ये इससे साफ जाहिर होता है कि आपका मंतव्य, आपका मकसद क्या है। और मैं कह रहा हूँ कि ये तो अभी बात ही नहीं है, अब तो सबके सब इसके घेरे में है ना भाई। हिंदूज का जिनको कहा जा रहा है कि नहीं तुम्हारे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनको सर्वेलेंस के दायरे में तो वो भी हैं। पर मैं ये सवाल जनरेट ही इस वजह से हुआ भाई साहब, क्योंकि अगर इस देश में लंबे समय तक वो सरकारें रही जिन सरकारों पर तो कम्युनलिज्म का आरोप नहीं लगता था, सांप्रदायिक होने का आरोप नहीं लगता था, यदि वही सरकारें अपने समय पर रहते हुए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ते हुए, सब लोगों को शामिल करते हुए ठोस स्टेप ले लेती, तो फिर ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, इस पोलराइजेशन का लाभ उठाने का मौका ही भाजपा को नहीं मिलता। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये है ना, तो 44वां ये है। 44 से ऊपर भी तो 36, 37 में 37, 38, 39, 40, 41, तो उसमें जिसमें कहा गया कि सबकी आय समान होनी चाहिए। सरकार को इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि इनकम में कोई गैप ना रहे। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि सबको समान मजदूरी मिले। उसके नीचे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसमें कहा कि वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना फंडामेंटल ड्यूटी है। तो एक इसी में इतना क्यों प्रेम है? फंडामेंटल ड्यूटी का भी पालन करो, उससे ऊपर वाले का भी पालन कर लो, है ना। और बाकी इसको लेकर के तो जो क्रिटिसिज्म है सो अपनी जगह है ही। चलिए, आपने हमको समय दिया, बहुत विस्तार से आपने अपनी आइडियोलॉजिकल चीज़ों पे बोला और स्टेट इश्यूज़ पे बोला। प्रोग्राम बहुत कुछ और इश्यूज़ पे भी बात करनी थी, संभवतः कभी और दूसरे पॉडकास्ट में उसको हम शामिल करेंगे। आपने हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और तो ये थे इंद्रेश मैखुरी। आज हमने लेफ्ट के जुड़े तमाम इश्यूज़ पे बात करी। पॉडकास्ट सीरीज़ ये जारी रहेगी आगे, और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार ठीक दूसरे ध्रुव पे खड़े जो हैं, जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना भी तभी हुई जब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, उनके आइडियोलॉजी के भी किसी एक चेहरे को हम आपके साथ मिलाएंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा बारामासा।
है।